मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रात का वक्त है और कुछ फ्रेंड्स बीच पर आए होते हैं। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर कोई अजीब सी और बड़ी सी चीज मिलती है जिसका वो मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे थोड़ा सा डैमेज भी करते हैं, यानी तोड़ते भी हैं। उनको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है या ये चीज खुद क्या है। अब ये सब दोस्त इतनी एंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलने लगती है। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी। उसकी आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद ये रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। अब वहाँ पर एक लड़की को सैंड के ऊपर कोई बर्ड बैठी दिखाई देती है। वो बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होती है लेकिन सैंड उसे अपने अंदर लेने लगती है जैसे कोई बहुत ही गहरा दलदल हो। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्शा अपनी दोस्त की बात सुनती वो सैंड पर पाँव रख चुकी थी और अब उसका पाँव भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि अपना पाँव बाहर निकाल सके लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को यूज करते हुए भी अपने पाँव को बाहर निकालने वाली थी तो इसी वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी उसकी मदद को कैसे आते, वो भी सैंड में फंस जाते। तो अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा हुआ उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए बाहर आता है। उसे सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है तो वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि खुद को उठा ले लेकिन उसकी स्किन तक सैंड के साथ चिपक रही होती है। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं कि अपने दोस्त को किसी तरह से ऊपर की तरफ खींच लें लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी उस लड़के का एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है लेकिन अब वो लड़का इस कंडीशन में नहीं था कि उस रस्सी को पकड़ पाता और सैडली कुछ ही मिनट्स में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। सब इसको इस तरह से रेत में जाते देखने के सिवा कुछ कर भी क्या सकते थे। वो सब काफी डर जाते हैं और प्लान करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर हम एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं। वो ड्रम में होता है और मूव करने लगता है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि प्लीज तुम जरा सा भी मूव मत करना, अगर तुम हिले और नीचे गिर गए ना तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। तो वो आदमी कहता है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा होता। वो सो रहा था, उसे दर्द हो रहा होता है तो वो मूव करने लगता है। तो एक लड़का बोलता है 2 घंटे तक कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है, तो अगर तुम इसी में स्टिल रहोगे तो वो जल्दी हमें बचा लेंगे, प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो। तो वो आदमी मान जाता है जबकि ऐसी बात नहीं थी, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब यहाँ पर स्टक थे। अब मार्शा की दोस्त सबसे कहती है हम सब ने इसी बीच पर तो कल पार्टी की थी, कल हमें ये सैंड क्यों नहीं कुछ कह रही थी और यहाँ पर बाकी भी तो लोग थे, वो कहाँ गए। अब ये लोग गेस कर लेते हैं कि वो लोग भी रेत में जा चुके हैं और अभी तक ये लोग रेत में इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रेत के ऊपर नहीं थे, अपनी कार्स में थे या किसी ऊंची जगह पर। इतनी ही देर में वो हेल्दी आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे सनरेज तंग कर रही हैं। तो उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है, कहता है कि इसे लगा लो तुम्हें सुकून मिलेगा। अब वो आदमी उसे लगा लेता है तो उसे थोड़ा सा सुकून आता है। तभी उन सब की नजर उस चीज पर पड़ती है जो रात को उन्हें मिली थी और इन्होंने उसको डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उस चीज का इतना पता नहीं चल रहा था लेकिन वो बड़ी सी चीज एक एग था जिसे इन्होंने तोड़कर या डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो भी कोई चीज थी वो यकीनन अब बाहर आ चुकी थी। और ये भी हो सकता है कि जो क्रिएचर उस अंडे के अंदर से निकली है वो इस सैंड में ही रहती हो और वही इन सबको सैंड के अंदर लेकर जा रही है। अब मार्शा की तो सैंड की तरफ कोई चीज फेंकती है तो सैंड उस चीज को भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही है।
अब जोना कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास रख के उस पर से चलता हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुली वो उस पर चलने तो लगता है, लेकिन जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो स्केटबोर्ड स्लिप होने लगता है और उसके पाँव भी। तो वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड से कुछ चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। लेकिन जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और फौरन से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर एक बैग रखा था और उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे उस बैग में से एक बनाना मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग हो जाती है। और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे जख्म होते हैं जो कि उसी चीज ने किए थे जो सैंड में से निकली। सब लोग ये देख के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। साथ ही उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकने लगता है कि जिनको प्यास लग रही है उनकी प्यास तो बुझ सके। लेकिन साथ ही जोना को अपने पेट में दर्द होने लगती है और उसके जख्म से खून भी आने लगता है। तो उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। तो जोना उससे कहता है कि रो मत, सब तो स्ट्रॉन्ग है ना। और जोना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि हम सबके मोबाइल फोन्स गाड़ी की डिग्गी में है, हमें कुछ न कुछ करके उनको लेना होगा ताकि हम मदद तो मंगवा सके। लेकिन कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिग्गी खुल ही नहीं सकती थी। तो एक लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी। वो जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती। तो वो दूसरी तरफ जाती है। ब्लैक हेयर्ड लड़की उसे कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि वो इसको जोर से पकड़ ले और कहीं सैंड की तरफ न गिर जाए। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी सही तरह से खोल नहीं पा रही होती। तो तभी जोना की दोस्त उसे एक रोड पकड़ाती है और उसे कहती है कि इससे ट्राई करो। और यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी खोल ही लेती है। लेकिन तभी दूर उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिग्गी में बस जाती हैं, यानी डिग्गी अब बंद हो चुकी होती है। वो चिल्लाती है। वो सब उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर उनसे कहता है ये न्यू जनरेशन भी ना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसे कैसे काम करती है। लेकिन वो सब उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और गाड़ी से उतरने लगता है तो वो सब शोर मचाते हैं, सैंड पर पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो ये देख के सब के सब हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया होता। सबसे पहले तो वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देख के काफी हैरान होता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था तो वो अकेले ऐसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है। तो सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो वो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम मुश्किल में हैं, हम सैंड पर नहीं आ सकते। पहले ही सैंड ने हमारे दो दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मुझे इन गेम्स में मत डालो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं किसी सैंड पर खड़ा हूँ, तुम लोग फौरन से नीचे आओ। लेकिन जोना की दोस्त और उसका दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। तो वो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी कीज भी सैंड पर गिर जाती हैं। सब उसे कहते हैं कि नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी कीज उठाने के लिए जब उसका हाथ सैंड के साथ टच होता है तो सैंड उसके हाथ को भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वह सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी होती है और सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है, जिससे बहुत खून आता है और वो चिल्लाने लगता है। तो अब जोना की दोस्त नीचे उतर के दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने में हमारी हेल्प कर सके। अब रही बात सुपरवाइजर की, तो वो बेचारा रेत में पूरी तरह से गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले जाती है। अब ऊपर कैबिन में जोना की दोस्त अपने साथी से कुछ बात करती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टॉवल के जैसे थे, यानी फाइबर्स वाले। तो वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, इसे हम अपने पाँव पर बांधेंगे और यहाँ से निकल सकेंगे।
जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तब उसे कैच करने के चक्कर में केविन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारे वेन्स टाइप या रूट्स जैसी चीजें बाहर आती हैं, जो कि वाकई में उस क्रिएचर के टेंटिकल्स हो सकते हैं। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते इसके साथ भी वैसा ही होता है जो कि बाकी साथियों के साथ हुआ था, यानी वो सैंड के अंदर कहीं गुम हो जाता है। और ये इंसिडेंट इनके दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। ब्लैक हेयर्ड लड़की अपने कानों पर हाथ रख के रोने लगती है तो जोना की दोस्तों से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उससे कहती है कि ये ग्रिल यहाँ पर सीधी करके रखो और खुद एक और ग्रिल उतार कर वहाँ पर रखती है और कैबिन से जंप करते हुए गाड़ी में आ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो वो उस ब्लैक हेयर्ड लड़की को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि ये सारा उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए। लेकिन ये सब होना उसकी गलती तो नहीं थी, पर अब वो दोनों मिलके उस लड़की के फिंगर्स को गाड़ी के डिक्की से निकालने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। दूसरी तरफ हम उसी हेल्दी आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है और उसकी बॉडी क्योंकि उसमें स्टक थी तो वो स्वेल भी होने लगती है और उसमें से खून भी आने लगता है। और जब वो खून बहकर नीचे सैंड में गिरता है तो सैंड में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है, तो हो सकता है कि वो उस हेल्दी आदमी पर अटैक भी कर दे। अब दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां ग्रिल को जोड़ते हुए कार से टेबल तक का एक रास्ता बना देती हैं और ब्लैक हेयर्ड लड़की अब जोना तक जाती है। अब वो लड़की जिसकी फिंगर्स डिक्की में आ चुकी थी तो वो जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये सैंड पर गिर गया तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर सकती है। तो अब जोना की दोस्त भी उस तक पहुंच ही जाती है। अब सबसे एंड में वो इंजर्ड फिंगर्स वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन बिल्कुल आखिर में पहुंचकर उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है और ब्लड ड्रॉप नीचे सैंड पर गिरता है। तो वो क्रिएचर थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे देख के वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो वो बेचारी भी सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर काफी खून बह रहा होता है। तो वो टेंटिकल्स यानी रूट्स लाइक चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ड्रम पर चढ़ने लगती हैं। ब्लैक हेड लड़की को देखते हैं जो कि अपने पाँव पर काफी ज्यादा टॉवल्स बांधकर सैंड के ऊपर चलने लगती है, तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो काफी खुश होती है और अब सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है। ये देखकर वो हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है और एंजॉय करने लगता है कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से बिल्कुल खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द स्टिक हो जाते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। अब यहाँ पर ये क्रिएचर काफी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि इसने इतने ज्यादा लोगों को झुका लिया था। अब इसके टेंटिकल्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। अब वो सीधा सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आती है और उसे हिलाने लगती है, जिससे ब्लैक हेयर्ड लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है और उसका सर जब गाड़ी के साथ टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी, क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी, किसी का पेट इंजर्ड था और कोई बेहोश, तो वो घबरा जाती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर्ड लड़की को होश आ जाता है, तो वो वहाँ पर एयर बाथ टब बिछाती है, जिस पर से जोना को लेते हुए वो गाड़ी तक पहुँच जाती है। और जब उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स अब ग्लो कर रहे थे, उनसे ब्लू कलर की कोई लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और अब गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है, तो वो क्रिएचर कैन को पकड़ लेता है, उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। अब जोना की दोस्त टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ फेंकने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और उसके बाद वो उसे आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी शायद जलने की वजह से उस मॉन्स्टर की ताकत कम होने लगती है और वो जल्दी रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और ये तीनों काफी डरे हुए और थके हुए होते हैं, तो ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो उनकी गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक करता है, वो कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। अब जब जोना की दोस्त बाहर निकल कर देखती है और सैंड पर पाँव रखती है तो उसके पाँव सैंड में स्टक नहीं होते। साथ ही साथ ब्लैक हेयर्ड लड़की भी बाहर आ जाती है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। क्रिएचर कल रात जलने की वजह से मर चुका था और इसीलिए सैंड में अब सुकून था, कोई मूवमेंट नहीं थी। जोना की उन जख्मों की वजह से डेथ
डेथ हो चुकी होती है, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और समंदर में कहीं है, और अब उसका नेक्स्ट निशाना शहर है, यानी सिटी है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।